Hello students, welcome back to our channel जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट्स। इसके अंदर हमने अभी तक कर लिया है 3 सेट्स को, मतलब ए बी सी 3 सेट्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं और ये है हमारा आज का सेट नंबर डी। ये जो भी हमारी सेट सीरीज़ चल रही है ये आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर और जो यूडीसी एलडीए इंस्पेक्टर सप्लाई लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड पेट जो भी एग्ज़ाम आपके अपकमिंग 2-3 महीने में होने वाले हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु इज़ कॉल्ड एज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। सार्वजनिक पर्स का अभिभावक किसे कहा जाता है। देखिए प्रश्न जो है आपसे हमने शुरू किया है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे, दोनों भाषाओं में रहेंगे, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी सुविधा रहे और इंग्लिश वाले बच्चों को भी सुविधा देखने को मिले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स या फिर सार्वजनिक पर्स का अभिभावक किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और सीएजी, देखिए सीएजी को एक और नाम से भी जाना जाता है। देखिए गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स तो कहा ही जाता है, साथ में इसे कहा जाता है आई एंड ईयर ऑफ द पब्लिक अकाउंट। जो पब्लिक अकाउंट है उसके आँख और कान के रूप में भी इसे जाना जाता है, किसे, सीएजी को। ठीक है, तो सीएजी के ये दो नाम है, इन दोनों नामों से एक कहते हैं ना जैसे निक नेम रखा जाता है, तो सीएजी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, सार्वजनिक पर्स का अभिभावक, या फिर आई एंड ईयर ऑफ द पब्लिक अकाउंट के नाम से भी हम जानते हैं, कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, और सीएजी को के लिए जो बात करी गई है हमारे संविधान के अंदर, उसके लिए जो एक आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148 आर्टिकल में सीएजी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, और सीएजी की जो अपॉइंटमेंट है वो 6 साल के लिए, मतलब 6 साल के लिए होती है, या फिर 65 ईयर्स तक की, मतलब जो एज टाइम है या टर्म पीरियड है वो 6 साल का या 65 साल की उम्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और सीएजी जो होता है वो हेड होता है किस चीज़ का, ये हेड होता है आपका इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है कौन, सीएजी। अब देखिए सीएजी करता क्या है। सीएजी आपके जो सरकारी खर्च होते हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके एक्सपेंडिचर्स को, खर्चे को मॉनिटर करता है, उनको चेक करता है कि भाई जितना बजट लगाया गया था और जितना खर्चा किया गया उनमें जो टैली किया जाता है, बेसिकली जो टैली चार्ट बनाता है कि भाई कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कितना गलत तरीके से खर्च किया गया, तो ये सब चीज़ों का एक तरीके से एक रिपोर्ट बनाता है। और ये रिपोर्ट जो है सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको देते हैं, ये देते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पर रखते हैं। प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पर, संसद में ये पटल पर रखते हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होता है और इस पर एक कमेटी गठित होती है, बेसिकली जो उसकी इंक्वायरी करती है, मतलब जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उसको एक इंक्वायर करने का काम जो करती है वो करती है एक कमेटी, उसका नाम होता है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है इसे, पैक। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं हमेशा जो अपोजिशन लीडर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, वो व्यक्ति उस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाता है। और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर 22 मेंबर्स होते हैं और इन 22 में से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर्स होते हैं आपके राज्यसभा से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई हमारी कैग के बारे में। अगर जो हम कुछ और बात कर लें यहाँ पर थोड़ी सी, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करता है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसों का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, उसको ये देखता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनेंस कमिश्नर है वो अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए और साथ में या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, वहाँ 6 साल था आपका कैग के अंदर और यहाँ पर है 5 या 65 साल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है आपका, इसके लिए बात करी गई है आर्टिकल नंबर 78 के अंदर। ये एक फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार के अंतर्गत ये व्यक्ति रहता है।
मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होता है, बट भारत सरकार का एक जो एक लीगल एडवाइजर कह लीजिए या लीगल ऑफिसर, फर्स्ट लीगल ऑफिसर इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसे नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, सॉरी नॉमिनेट करते हैं पीएम, नॉमिनेशन पीएम करते हैं और अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसका नॉमिनेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को हम अटॉर्नी जनरल बनाना चाहते हैं, और इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 78 नंबर आर्टिकल है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये इसके अंडर आता है, मतलब अटॉर्नी जनरल है, उसके नीचे सॉलिसिटर जनरल, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो इस तरीके से एक पूरी टीम होती है। तो असिस्ट करने के लिए एजीआई को ये रहते हैं अटॉर्नी जनरल, सॉरी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन का गार्जियन, पब्लिक पर्स ऑफ गार्जियन कौन है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कई बार होता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट उस चीज़ से ऑप्शंस में जो बहुत सारे दिए गए पॉइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि कई बार अक्सर देखा है मैंने कि जो पैक है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, ये वाला क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, पूछा गया है इस तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी? यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी? उस टाइम पर ये यहाँ पर चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वहाँ पर कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन थे, और साथ में स्टेट कमेटी के चेयरपर्सन भी थे, स्टेट कमेटी के भी चेयरपर्सन थे। ठीक है, और महात्मा गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। सरदार पटेल की बात करें तो सरदार पटेल जो है ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स जो थी उसके, और कमेटी ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स एंड ट्राइबल एरियाज, इन दोनों डिपार्टमेंट्स के ये चेयरपर्सन थे सरदार पटेल। बी आर अम्बेडकर को सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो एक जिम्मा उठाया था, तो उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा वो एक्ट है, ठीक है, किस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत में प्रांतों के अंदर डायरकी की शुरुआत की गई? ठीक है, डायरकी मतलब डुअल शासन या डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो शुरू किया गया था किस एक्ट के दौरान, किस परिषद अधिनियम के तहत? ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत डायरकी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। और जो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है या भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसे एक और नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है ये, एस मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ। और जो ये हैं आपके क्लेम्सफोर्ड, क्लेम्सफोर्ड हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर आप इन्हें वॉइस रॉय के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं डायरकी की, तो डायरकी का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम है, या जो एक बेसिकली लॉज के बारे में जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट को रूल कर सरकार का चलाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली टॉपिक्स हैं, उनका डिवीज़न किया गया। और ये डिवीज़न आपको देखने को मिलता है दो तरीके से, टू टाइप्स में। तो पहली इसमें थी एक रिजर्व सब्जेक्ट, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास दे दी गई, मतलब जो ऐसे सेना है ना, टेलीग्राम है, इस तरीके की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ब्रिटिश अधिकारी उन पर रूल्स बनाएंगे या उनको रेगुलेट करने का काम करेंगे। और रिजर्व सब्जेक्ट ये हो गई। और इसके बाद आती है आपकी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट दूसरी थी। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में जैसे आपका एजुकेशन वगैरह हो गया, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर ओवर ब्रिटिश के पास तो थी, बट कुछ हद तक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारतीय लोगों को भी यहाँ पर दे दी गई थी। ठीक है, तो प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपका 1999 का एक्ट। ठीक है, 1909 की बात करें तो 1909 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके अंदर कहा जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेगा, कि जो मुस्लिम व्यक्ति है वो मुस्लिम को वोट करेगा, जो हिंदू है वो हिंदू को वोट करेगा। तो जो सेपरेट इलेक्टोरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? सी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सीवीसी है यहाँ पर, केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, इसे कहा जाता है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना किसकी रिकमेंडेशन से की गई थी, ये पूछा गया है। तो हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की,
इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1964 के अंदर, ठीक है। और 1964 के अंदर ये बनाई गई थी बेसिकली टू प्रिवेंट द करप्शन, मतलब जो भ्रष्टाचार निवारण है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उसको उसकी रोकथाम के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस ग्रुप का बनाया गया था, इस ग्रुप को बनाया गया था, ठीक है। और ये बनाया गया था संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर। संथानम कमेटी, ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति, ठीक है। तो कब, किसके अकॉर्डिंग बनी, किसकी रिकमेंडेशन से, संथानम कमेटी, और कब बनी थी, 1964 के अंदर, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वायत्त बॉडी है, सिक्योटरी बॉडी है, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, मतलब इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सीधा ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि पार्लियामेंट की तरफ, जैसे यूपीएससी है आपका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो भी क्या है, स्वायत्त बॉडी है, उसका गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है, मतलब वर्किंग में तो परफॉर्म करती है, बट कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पर इंटरफेरेंस की जरूरत पड़े तो इंटरफेरेंस वाला काम नहीं करती, वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर संथानम कमेटी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इस वाले प्रश्न का। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसका मैंने हिंदी वर्जन नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाना है टेबल के फॉर्मेट में, तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछा गया है, तो ये फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का जब शुरुआत हुई, किस डेट को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, वो तारीख थी आपकी 29 अगस्त 1947 को। और फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा ये आपको देखने को मिलती है 13 मई को, 13 मई 1952 को, ठीक है। ये 13 मई 1952 को। डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लोकसभा, जो पहली लोकसभा जब गठित हुई थी, उसका जो डिसोल्यूशन हुआ वो कब हुआ था भाई, 52 में इलेक्शन हुए, फिर सरकार बनी, फिर डिसोल्यूशन जब होता है तो 5 साल बाद होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 अप्रैल 1957 को, ठीक है। तो अगर जो हम इसकी टेबल के फॉर्मेट की बात करें तो ए का हो जाएगा आपका 4, बी के साथ जाएगा आपका 3, सी के साथ है 2 और डी के साथ है आपका 1, मतलब 4 3 2 1 जो है ये करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा आपका टेबल फॉर्मेट, अगर जो मैं यहाँ पर बना के देता तो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी आप आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ शेयर करते रहें और लाइक भी करें, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मिट्टी सबसे ज़्यादा व्यापक क्षेत्र श्रेणी में है, मतलब भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक लार्ज स्केल में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी टाइप की जो सॉइल है या मिट्टी है वो पाई जाती है। अलूवियल सॉइल है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, या जंगली मिट्टी है, वन मिट्टी, फल मृदा, है ना। तो अलूवियल मिट्टी, तो इनमें से कौन सी वो मिट्टी है। तो देखिए, अगर जो हम बात करें तो अलूवियल जो सॉइल है, अलूवियम सॉइल बेसिकली, अगर जो हम इसकी बात करें, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये भारत में लगभग 40% क्षेत्र में ये फैली हुई है। और 40% की अगर जो हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ, जैसे आपका जो पूरा गंगेटिक प्लेन है, आपका जो नॉर्थ का गंगेटिक प्लेन है, गंगा का पूरा क्षेत्र जो उत्तर भारत में पूरा ट्रैवल करता है, वहाँ पर पूरे अलूवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन है वहाँ पर आपको ये पूरा देखने को मिलती है। और नर्मदा ताप्ती जो बेसिन एरिया है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती वाला जो बेसिन एरिया पूरा, वहाँ पर भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। मतलब पूरे इंडिया में लगभग 40%, लगभग है ये, अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, बट लगभग आपको 40% क्षेत्र में अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। अब अलुवियल सॉइल जो होती है ये रिच होती है ह्यूमस के अंदर, इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइम बहुत अच्छा मात्रा में होता है, और ऑर्गेनिक मैटर, देखिए ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत अच्छी मात्रा में इस सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अलुवियल सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना किफ़ायती और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। अब एलुवियल में भी दो चीज़, एक वैरायटी होती है, देखिए दो चीज़ें डिवीजन देखने को मिलता है एलुवियल सॉइल के अंदर। एक होती है न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहा जाता है, खादर। और एक होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहते हैं बांगर, ठीक है। अब देखिए खादर और इन दोनों में डिफरेंस आपको ऐसे पता लग जाएगा कि जो आपकी खादर होगी वो थोड़ी सी लाइट ग्रे कलर की होगी, लाइटिश ग्रे कलर में आपको ये देखने को मिलेगी। और फिर ये नीचे आप जब ओल्ड की तरफ जाते हैं ये ऐश ग्रे, ऐश ग्रे का मतलब ये हो जाता है ना जिससे राख होती है, तो जिस कलर की आपकी राख होती है थोड़ी सी ग्रेइश
टाइप में, तो उस टाइप की आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। तो इससे आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में, न्यू एलुवियल सॉइल में आ रही है, खादर में आ रही है, या फिर ये बांगर कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, फिर हम बात करें अगर यहाँ पर ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, रिस्पॉन्सिबल अच्छी होती है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं हम, रेगूर कहते हैं, रेगूर सॉइल भी कहा जाता है। लाल मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो लाल मिट्टी ऐसी एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिलती है जो कि जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, बारिश कम होती है, ऐसे एरियाज़ में देखने को मिलती है। इसके अंदर लाइम, मैंगनीज, फॉस्फेट, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलुवियल सॉइल। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज़ अ मैसिव रिवर आइडल विच इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट रिवर आइडल ऑफ इंडिया। मतलब हिंदी में आप इसी प्रश्न को अगर जो पढ़ें तो निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक विशाल नदी मूर्ति है जिसे भारत की सबसे बड़ी नदी मूर्ति माना जाता है। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, बृहदेश्वर टेम्पल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है बृहदेश्वर टेम्पल। और बृहदेश्वर टेम्पल को बनवाया था, मंदिर को बनवाया था राज राजेश्वर ने। ठीक है, राज राजेश्वर ने इसे बनवाया था। राज राजेश्वर किस डायनेस्टी से संबंधित है, चोला डायनेस्टी से, जो चोला संप्रदाय डायनेस्टी थी वहाँ से संबंधित है। और बृहदेश्वर टेम्पल आपका सिचुएटेड है कावेरी रिवर के अंदर, कावेरी रिवर के किनारे। ठीक है, कावेरी रिवर के किनारे तमिलनाडु के अंदर है, तंजौर जो डिस्ट्रिक्ट है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। और ये एक द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं, मोटा मोटा उन सभी में, मोटा मोटा क्या, सभी मंदिर में जो जो शिल्प कला है, मतलब जो मंदिरों बनाने की जो आर्ट, फॉर्म ऑफ आर्ट है, उसे कहा जाता है द्रविडियन फॉर्म। ठीक है, और जो नागर एक देखिए, एक तो ये हो गया साउथ की हम बात कर रहे हैं, तो साउथ इंडिया में आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। नॉर्थ की हम बात करते हैं, जब उत्तर भारत के मंदिरों की बात करते हैं, उत्तर भारत या फिर आप उड़ीसा वाला जो एरिया है, लिंगराज टेम्पल है वहाँ पर, इस तरीके के जो मंदिर हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका द्रविडियन, ये है आपका उत्तर भारत के मंदिरों को नागर स्टाइल कहते हैं, नागर स्टाइल। ठीक है, नागर स्टाइल के ये बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें अगर जो यहाँ पर साथ में हमारा टेम्पल लिखा हुआ है, लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये है नेक्स्ट है कदरिया महादेव टेम्पल। कदरिया महादेव मंदिर जो है ये आपको चंदेल किंग्स ने बनवाया था, चंदेल वंश ने बनवाया था। ठीक है, तो और फिर लेपाक्षी जो मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर आपको वीरभद्र ने बनवाया था। वीरभद्र टेम्पल के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर आपका सिचुएटेड है। और यहाँ पर जो है लेपाक्षी मंदिर में सबसे बड़े जो नंदी हैं, नंदी नंदी की जो मूर्ति होती है, भगवान शिव के साथ जो नंदी महाराज रहते हैं, तो उनकी जो मूर्ति है वो सबसे बड़ी जो मूर्ति है नंदी जी की, तो वो आपको लेपाक्षी मंदिर के अंदर देखने को मिलती है। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर है बृहदेश्वर टेम्पल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड बिहार बिकम्स सेपरेट प्रोविजंस इन इंडिया। भारत में बिहार एक अलग प्रांत कब बना। देखिए इसकी बात करें तो ये अगर जो एक डेट है, देखिए पहले क्या था, ये बांग्लादेश था या बंगाल था, बेसिकली बंगाल था एक पूरा इलाका। बंगाल से अलग हुआ, फिर बना आपका बिहार, और साथ में क्या बना, उड़ीसा। ये दो इलाके आपके बने थे बंगाल से अलग होकर। और ये डेट थी आपकी 1 अप्रैल 1912 की। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कब बना था, अलग हुआ था, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1912 के अंदर। ठीक है, बंगाल से बिहार, और फिर ये बना था अलग आपका, बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे दोनों बंगाल से। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं एक और प्रश्न की। तो ये भी हमारा एक मैच ऑफ द फॉलोइंग प्रश्न है, तो इसको भी हम थोड़ा सा उसी तरीके से करेंगे जो हमने एक पिछला प्रश्न किया था मैच ऑफ द फॉलोइंग में। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है हेराल्ड ऑफ न्यू एज, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। हेराल्ड ऑफ न्यू एज जो है ये शुरू किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुज़म, ये जो बुक है ये लिखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। न्यू इंडिया जो है ये लिखी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, और एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड से आई थी। ठीक है, और ये आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1917 का जो सेशन हुआ था उस टाइम पर ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थी। तो ये भारत मतलब अगर जो पूछा जाए कभी कि आईएनसी की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। ये तो महिला की बात हो गई। अगर जो कभी ये पूछा जाए कि भाई पहली भारतीय महिला कौन थी जो
आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक लाइटनिंग सिस्टम। ये एक्चुअली शुरू हुआ था, ये रिलेटेड है रामकृष्ण मिशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, ए के साथ आपका मैच करता है 2, बी के साथ मैच करता है आपका 4, सी के साथ मैच होता है आपका 1 एंड डी के साथ मैच होता है आपका 3। तो 2 4 1 3 ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, थर्ड संगम वॉज हेल्ड। तो तीसरी संगम है वो कब हुई, ये पूछा गया, कहाँ हुई बेसिकली, नॉट कब हुई बट यहाँ पूछा गया है कब हुई। देखिए संगम एक्चुअली क्या होता है, संगम मतलब एक तरीके से मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है, उसे कहते हैं संगम। और इसके अंदर इन्वॉल्व थी 3 बड़ी डायनेस्टीज दक्षिण भारत की, जो दक्षिण भारत की 3 बड़ी डायनेस्टीज थी। ठीक है, तो वो तीनों इन्वॉल्व थी इसके अंदर। इन्वॉल्व थी आपकी कौन सी, जिन्हें कहते हैं आप चोला डायनेस्टी, ठीक है, और चेरा डायनेस्टी, और साथ में पांड्यास। ये तीनों डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी। इन तीनों की जब मीटिंग हुआ करती थी उसे कहा जाता था संगम। और यहाँ पर 3 संगम की मीटिंग्स हुई। पहली संगम की जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट संगम जो हुई थी, ये हुई थी मदुरई के अंदर, मदुरई। ठीक है, और सेकंड जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी कपाटपुरम में, कपाट सॉरी जस्ट मिनट, कपाटपुरम, कपाटपुरम, कपाटपुरम के अंदर हुई थी थर्ड मीटिंग। और जो सॉरी सेकंड मीटिंग, और जो थर्ड मीटिंग जो हुई है यहाँ पर जो पूछा गया है प्रश्न के अंदर, थर्ड संगम जो हुआ ये भी कहाँ हुआ, मदुरई के अंदर, मदुरई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मदुरई। ठीक है, अब मदुरई को एक और नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से हम जानते हैं मदुरई को। ठीक है, एक्चुअली ये संगम होता क्या था भाई, यहाँ पर क्या होता था, ये जो एरियाज थे, जो चोलास का, चेरास का और जो पांड्यास का एरिया था, यहाँ पर जो पोएट्स होते थे, कवि हुआ करते थे, उनकी जो एक मीटिंग होती थी, मतलब एक कवि सम्मेलन टाइप का आप कह लीजिए। ठीक है, या कोई ऐसा इवेंट जहाँ पर सभी एरियाज़ के जो बड़े बड़े कवि हुआ करते थे वो सब आकर मिलते थे और अपने विचारों को, अपनी कविताओं को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते थे, एक तरीके का कॉम्पिटिशन हुआ करता था। तो ये वही चीज़ें हुआ करती थी थर्ड संगम एज, थर्ड संगम बेसिकली जो हुआ था। ठीक है, जिसे बेसिकली एक हम टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं संगम एज के अंदर। संगम एज जो एक टॉपिक है जो हमें एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं संगम एज, उसके अंदर हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदुरई। ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, मदुरई। फिर हमारा अगला प्रश्न है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। जो ध्वनि है, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता, मतलब किस चीज़ से ध्वनि जो है ट्रैवल नहीं करती है, मतलब साउंड जो है वो किस मीडियम से ट्रैवल नहीं कर सकता। और देखिए साउंड क्या होता है ना, आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी आपने छोटी क्लासेस में 6 7 या 8 क्लासेस में डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड, मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, है ना। मीडियम में मतलब आपको पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, सैंड होगा, कुछ भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कोई ना कोई मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। जब कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, नो मीडियम इज़ अवेलेबल, कोई मीडियम नहीं है, तब वहाँ पर जो है साउंड आपकी ट्रैवल नहीं कर सकती। तो दैट मीन्स देखिए लिक्विड के अंदर मीडियम है, मेटल के अंदर मीडियम है, भाई बहुत सारे मेटल्स हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारे कॉम्पैक्टेड एलिमेंट्स हैं जो जुड़कर एक मेटल बनाते हैं। लिक्विड के अंदर भी मेटल मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, गैसेस के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे। वैक्यूम के अंदर कुछ भी नहीं होता, निर्वात। ठीक है, निर्वात है हिंदी में, अगर जो वैक्यूम को कहेंगे तो निर्वात होता है वो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम एक ऐसा चीज़ है जहाँ से साउंड जो है वो आपका ट्रैवल होकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा गया है, हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, टी एंड रबर। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो मैंने वहाँ से उठाया है और फिर आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसमें पूछा है कृषि का आध्यात्मिक विशिष्ट रूप जिसमें कॉफ़ी या चाय या रबर जैसी फसलों की खेती की जाती है किस चीज़ से संबंधित है। देखिए मतलब देखिए कॉफ़ी, टी या रबर की जब खेती होती है ना, तो वो क्या है, बेसिकली ये है कमर्शियल क्रॉप्स। मतलब इन क्रॉप्स को, इन फसलों को आप घर पे तो नहीं रखते, अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं रखते। इनको आप क्या करते हैं, जब उगाते हैं तो आप मार्केट में सेल करते हैं, उनसे आप अर्निंग करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये क्या कहलाती है, आपकी व्यापारिक क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप, आप एक तरीके से आप इन्हें कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्पेशलाइज्ड टेक्निक, आपको फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो यूज़ किया जाता है वो होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्लांटेशन, वृक्षारोपण
कृषि जो है पद्धति जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मल्टीपल क्रॉपिंग आपको सभी को पता होगा, एकाधिक फसल का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द लैंड है जिसके अंदर आपने 2 3 4 वेराइटीज़ की छोटी छोटी फसलें, तो शायद आप पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत बड़ा लैंड है तो वहाँ पर भी आप मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न आप अपना सकते हैं, है ना। जैसे होता है शुगर केन, तो शुगर केन जब आपने लगाया तो शुगर केन के साथ में कुछ ऐसी फसलें भी लगा देते हैं कई बार जो आपकी जो ज़मीन पर फैलती हैं, जैसे आपका पंपकिन हो गया, है ना, कद्दू, तो वो क्या है, ज़मीन पर फैलने वाला है, सीजनल क्रॉप है, कुछ दिनों तक रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग मतलब ये बेसिकली पहाड़ों में देखने को मिलती है, इसके अंदर स्टेप्स बनाए जाते हैं, सीढ़ी नुमा खेती जिसे कहते हैं, वो आपकी होती है यहाँ पर। एक्सटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात हम करते हैं जब, तो इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य अ, है, कौन सा सत्य है, मतलब ट्रू बताना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट नेचुरल रबर, जो प्राकृतिक रबर होती है, प्राकृतिक रबर, उससे संबंधित कौन सा जो तथ्य है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, अगर जो हम बात करें नेचुरल रबर की, तो नेचुरल रबर जो हमें मिलता है वो लेटेक्स ऑफ प्लांट से मिलता है, लेटेक्स ऑफ प्लांट से। जो लेटेक्स मतलब एक तरीके से जो पेड़ होता है, पेड़ की छाल से आपको ये प्राप्त होता है, ठीक है। और ये एक नेचुरल पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है भाई? देखिए, पॉलीमर ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स, मतलब छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ी एक चेन बना दें, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है पॉलीमर। तो ये नेचुरल प्राकृतिक रूप से आपको देखने को मिलता है, तो ये नेचुरल पॉलीमर है। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, मतलब जैसे आपकी रबड़ होती है ना, तो रबड़ को आप खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वापस वो अपने पोजीशन पर रिगेन हो जाती है, वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। मतलब आपने उसको, उसकी शेप डायरेक्शन कुछ चेंज किया, और जब आपने उससे फोर्स या बल हटा दिया तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। मतलब एग्जैक्टली नहीं आती, बट हाँ, मोर ओवर कई बार होता है ना कि रबड़ को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं तो वो ढीली हो जाती है ना, ऐसा कई बार। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज, बट इनिशियली जब आप एक दो बार करते हैं उन चीज़ों को तो वापस वो अपनी पोजीशन पर आ जाती हैं, या फिर आप उन्हें कह लीजिए लचीलापन उसके अंदर देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर नेचुरल पॉलीमर्स हैं ये, और एक इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और लोचदार गुणों से युक्त है। लोचदार मतलब आपका इलास्टिसिटी, लचकदार, है ना, फ्लेक्सिबल। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। और फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो शाशाराम है, ठीक है, एक प्राचीन सम्राट थे बिहार में, शाशाराम। तो शाशाराम, सॉरी नहीं नहीं, शाशाराम शहर के अंदर ये पूछा गया है कि शाशाराम शहर के अंदर, बिहार का जो एक शहर है, वहाँ पर किसका मकबरा है, किस प्राचीन बेसिकली सम्राट का मकबरा यहाँ पर है। शाशाराम किस चीज़ के लिए फेमस है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक सभी लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता होगा कि शाशाराम जो का जो शहर है वो फेमस है शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए। यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इन्होंने, शेरशाह सूरी ने एक सूरी एम्पायर भी शुरू किया था, और ज़्यादा लंबा तो नहीं चला था, बट 15 साल चला था, 1540 से लेके 1555 तक ये एम्पायर इनका चला था, शेरशाह सूरी। जैसे आप कहते हैं कि जीटी रोड, जो ग्रेट ट्रंक रोड, सॉरी ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी उस काल में, ठीक है। और फिर हम बात बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टू ऑल द कोर्ट। देखिए, जो कानून या जो बेसिकली कहते हैं ना वर्डिक्स, जो दिशा निर्देश या जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट को द्वारा दी जाएंगी, वो देश के विभिन्न कोर्ट, मतलब देखिए हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मतलब सबसे नीचे आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या सेशन कोर्ट्स आप जिन्हें कहते हैं वो होते हैं, उसके ऊपर आता है आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर आती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वर्डिक्ट दिया या जो फैसला सुनाया, है ना, तो वो हाई कोर्ट्स, हर स्टेट के हाई कोर्ट, जितने भी हमारे देश के अंदर हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए, और प्लस साथ में जितने भी सेशन कोर्ट्स हैं उन सभी के लिए उस फैसले को मानना एक तरीके से एसेंशियल हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है ना। जैसे घर में होता है ना, परिवार के अंदर जो घर का हेड है, मतलब जैसे आपके घरों के अंदर दादाजी हैं,
तो दादाजी ने कहा कि भाई हम ये चीज़ करेंगे, फलाना चीज़ करेंगे, हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ क्या हो गई, बाइंडिंग हो गई कि भाई सभी को मानना ही पड़ेगा, भाई आपको पसंद हो ना पसंद हो, दैट डिपेंड, वो मैटर नहीं है, बाइंडिंग हो जाती है वो सभी पर। तो ये चीज़ आपके किस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है ये पूछा गया है। तो ये लिखी गई है 141 आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो बाइंडिंग नेचर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिक्लेरेशन ऑफ लॉ है, मतलब लॉ डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कानून है, ठीक है, उसको बाध्य कर देता है आर्टिकल नंबर 141 फॉर द अदर कोर्ट, जो भारत के अंदर विभिन्न कोर्ट्स हैं, कोर्ट प्रणाली है उसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली देखिए सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो उच्चतम न्यायालय इसे हिंदी में कहते हैं ना, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो आया था उसके तहत बनने की बात हुई थी। तो सबसे पहला आपका सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो बना था कलकत्ता के अंदर। कब बना था, 1774 के अंतर्गत ये बना था कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 के अंदर ये दिल्ली में बन गया, मतलब वहाँ से शिफ्ट हो गए, दिल्ली में आ गया, ये कह शिफ्ट कह लीजिए या फिर दोबारा से बन गया, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। एक्चुअल में बना था 1774 के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर 1950 के अंदर, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उच्चतम न्यायालय की जब हम बात कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और आता है 133 नंबर का। ये बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है या मुख्य काम है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो सेंटर है, मतलब केंद्र और स्टेट, या फिर स्टेट और स्टेट, है ना, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने का काम जो है वो मेनली किसका का है, सुप्रीम कोर्ट का। या दो स्टेट्स हैं, जैसे आपका कह लीजिए मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या जैसे आप तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है, ठीक है, इनके बीच में, या कर्नाटक है या तमिलनाडु है, इनके बीच में वाटर डिस्प्यूट कई बार चलता रहता है। तो इन तरीके के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इसको निपटाने का काम या निपटारा करने का काम जो है वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये उसका ओरिजिनल काम है, बाकी काम भी करता है, बट दिस इज द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आता है आर्टिकल नंबर 133 के तहत, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पर अगर जो लिखा हुआ है 214 नंबर आर्टिकल, 214 नंबर आर्टिकल हाईकोर्ट से संबंधित है, 226 नंबर आर्टिकल भी आपका हाईकोर्ट से संबंधित है। और 226 में क्या होता है कि जो रिट्स है, रिट्स इशू की जा सकती हैं किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, फॉर द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसके संबंधित जो रिट्स है वो इशू की जा सकती है, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट जो है रिट्स इशू करेगा अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, वो आर्टिकल 226 में इसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ में एक और आर्टिकल आता है 32 आर्टिकल नंबर, सुप्रीम कोर्ट जब रिट्स इशू करेगा फॉर द फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। आर्टिकल 32 आपका बेसिकली देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर होगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 35 36 तक, ठीक है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 आपका बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये बात करता है, ठीक है। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी बहुत सारे मेंबर्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स है, उसके बाद फिर यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेट नंबर डी के, ठीक है। आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन भी। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।